हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूं आप सभी का स्वागत। तो आ जाइए फटाफट से पहले ये क्लास एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, इतिहास की और हिस्ट्री की शुरुआत। इंट्रोडक्शन क्लास है, ये परिचय की क्लास है। परिचय की क्लास में हम स्टोन एज, सबसे पहले पाषाण युग के बारे में पढ़ते हैं। पाषाण युग या स्टोन एज के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप चाहे मतलब कोई भी एग्जाम दें, किसी भी लेवल का दें, फर्स्ट लेवल दें, सेकंड लेवल दें, कोई भी एग्जाम दें, वहां पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट को टारगेट करें या ना करें, लेकिन सब्जेक्ट्स के हिसाब से ये क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट के हिसाब से, हिस्ट्री के सब्जेक्ट के हिसाब से, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास की इंट्रो क्लास। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अगर हम देखें इसमें आपको जैसे क्या क्या क्लास में मिलेगा, किस किस टाइप से हम इसे पढ़ेंगे, किस किस टाइप से हम इसे नहीं पढ़ेंगे, ये सब बातें हम इसमें अवश्य देखेंगे। जैसे हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, शुद्ध हिंदी में हम हिस्ट्री को कहते हैं इतिहास। तब बताऊंगा कौन सी किताब, कौन सी बुक, लेकिन पहले बस क्लास के ऊपर फोकस कीजिए। नोटबुक और अपना पेन निकाल लीजिए, और साथ साथ में अगर आप लिखेंगे तो आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आप जिसका कोई आइडिया लगा नहीं सकते। पूरा कंप्लीट थ्योरी में आपको समझाऊंगा। हिस्ट्री, अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें, इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो इंडियन हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, लिख लीजिए 2500 AD टू 1947 AD, सॉरी AD की जगह BC लिख लो, BC टू 1947 AD, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1947 ईस्वी तक हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो AD और BC आया तो हम इसको NCERT के माध्यम से समझते हैं, ताकि आने वाले समय में जो बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले आप सभी को समझना चाहिए कि NCERT क्या होती है, AD क्या होता है, BC क्या होता है, और हम किस हिसाब से इसको पढ़ते हैं। अगर आप ये NCERT का इस पेज को ध्यान से देखें, मतलब और बड़ा इसको कर देता हूं, इस पेज को अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, यानी कि BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा से पहले। और AD शब्द का मतलब है एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि ईश्वर के काल में। ईश्वर बोले तो दैट इज क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के समय में। तो ये आपको समझ में आया। अब इस NCERT वाली इस बात को मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूं। ये जो समय है BC और AD, हम सबसे पहले इसको समझते हैं। तो BC और AD को सबसे पहले समझेंगे तो आपसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताओ इंटरनेशनल लेवल पर जो कैलेंडर इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर, कैलेंडर को शुद्ध हिंदी में कहते हैं संवत, यानी अंतरराष्ट्रीय संवत या इंटरनेशनल कैलेंडर जो है उसका नाम क्या है। पहला ही क्वेश्चन पहली ही लाइन में है। तो इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो कैलेंडर जो इस्तेमाल होता है उसका नाम है आपका ग्रीगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है? ग्रीगोरियन कैलेंडर। ग्रीगोरियन कैलेंडर या फिर ग्रीगोरियन संवत। और पूरे विश्व में, संसार में AD या BC या इस समय जो महीना चल रहा है, जैसे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब आपका जो मतलब चल रहा है ये ग्रीगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। और ग्रीगोरियन कैलेंडर कौन लेकर आया था? तो इंग्लैंड लेकर आया था, यानी अंग्रेज लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? इंग्लैंड या अंग्रेज। तो जाहिर सी बात है कि अगर अंग्रेज लोग लेकर आ रहे हैं, ईसाई लोग लेकर आ रहे हैं, इंग्लिश लोग लेकर आ रहे हैं, तो इसका एक सिंपल सा मतलब यह है कि इस कैलेंडर की जो शुरुआत होगी वो अपने ईश्वर से करेंगे, मतलब जिस रिलीजन को वो मानते हैं, जिस धर्म को वो मानते हैं उससे करेंगे। तो ईसाइयों में जो धर्म है, मतलब जो क्रिश्चियन है, जो इंग्लिश है, जो अंग्रेज है, वो ईसाई को मानते हैं। या कहने का मतलब यह है कि क्रिश्चियन उनका धर्म है, और क्रिश्चियन में ईश्वर कौन होगा? यीशु होगा, यानी वो हो गए आपके क्राइस्ट, वो हो गए आपके क्राइस्ट। तो क्राइस्ट के समय के हिसाब से ये ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर आपका ऐसे बनाया गया है, जैसे मान लो कि पूरा का पूरा समय है,
शुरुआत से लेकर अंत तक ये पूरा समय है। तो ये जो पूरा समय है, इस समय में जहाँ से इतिहास शुरू होता है, मतलब हमारा भारतीय इतिहास है, कोई भी इतिहास शुरू हुआ था, हम इंडिया की ही बात करेंगे तो भारत का इतिहास 2500 ईसा पूर्व शुरू हो रहा है, यानी कि 2500 BC में शुरू हो रहा है। ठीक, हाँ। और ये जो समय है ये क्राइस्ट का है, ये यीशु का समय है। ठीक है, ये जो समय है ये यीशु का समय है। यीशु बोले तो क्राइस्ट का समय है कि जहां से यीशु का समय शुरू हुआ है, यानी अंग्रेजों का इतिहास या ईसाई जो है धर्म, उसका इतिहास यहाँ से शुरू होता है। लेकिन पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिन लोगों का इतिहास यहाँ से शुरू होता है, पर ईसा से 2500 साल पहले, जैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता हमारा यहाँ से शुरू होता है। तो इसलिए यीशु से 2500 साल पहले, तो आप अगर BC में बात करेंगे तो आप इस समय से इस समय तक आएंगे। जैसे 2500 BC, 2400 BC, कहीं 2000 BC, कहीं 700 BC, कहीं 70 BC, कहीं 1 BC, फिर 0 सेंचुरी यानी कि पहली शताब्दी, फर्स्ट AD। ठीक है, तो अब इसके बाद का जो समय है वो AD हो जाएगा। ठीक है, AD बोले तो एनो डोमिनी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यीशु के काल में या फिर ईश्वर के काल में। यीशु के काल में या फिर ईश्वर के काल में, यीशु के समय में। और यीशु से पहले का समय है BC। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट बोले तो ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, यीशु ईसा पूर्व। बहुत सिंपल सी बात है, हिंदी में आप मतलब समझ सकते हैं, यीशु से पहले। और एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि ईश्वर के समय में, ईश्वर के काल में, ईश्वर के समय में, ईश्वर के काल में। हाँ बिल्कुल, अभी क्लास स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको, जैसे अब यहाँ पे क्या, चलो 1 AD, 2 AD, 3 AD, 4 AD, आजाद हम हुए 1947 AD, ये चल रहा है 2024 AD। तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से इसको समझा देता हूं कि अगर टाइम आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, जैसे लिखा है 600 से 400, तो समझ जाना कि ये समय BC का है, हम यहां से यहां आ रहे हैं। लेकिन अगर यही लिखा होता 400 से 600 AD BC, कुछ भी नहीं लिखा होता, तो ये AD है। तो आज से समझ जाना कि अगर आपका समय आरोही क्रम में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो वो AD है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, तो फिर वो आपका BC है। और इस कैलेंडर को हम ग्रीगोरियन कैलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? हम ग्रीगोरियन कैलेंडर कहते हैं। इस कैलेंडर की शुरुआत इंग्लैंड के द्वारा की गई थी। तो पहली बात, जो पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया है, वो मैंने आपको समझा ग्रीगोरियन कैलेंडर के बारे में और AD और BC के बारे में, जो कि NCERT में भी आप सिंपल ऐसा ही पढ़ते हैं। जैसे कि आप देखो कि कॉमन एरा, AD को कॉमन एरा भी कहते हैं। NCERT में देखिए कॉमन एरा भी कहते हैं AD को, और BC को बिफोर कॉमन एरा, यानी कि संयुक्त काल से पहले का काल भी कहा जाता है। तो हमें यहां से NCERT से एक और बात पता लगी है कि AD को कॉमन एरा भी कहते हैं, ठीक है, कॉमन एरा, और BC को बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं, यानी कि कॉमन एरा से पहले। ठीक है, कॉमन एरा से पहले। तो 2-3 टाइप के मैंने आपको मतलब क्वेश्चन बताए हैं, वो भी होगी बेटा रितिका, इकोनॉमिक्स वगैरह भी होगी। आज आप हिस्ट्री की क्लास के ऊपर बेटा फोकस करें, डू नॉट वरी। रिप्लाई वगैरह मैं सभी का दूंगा। आज ये आप सभी के लिए क्लास है, आप इसे अच्छे से देखें।
पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ दो प्रकार की मिलेंगी, एक तो ये वाली पीडीएफ मिलेगी जो मैं अपने हाथों से लिख रहा हूँ, और एक जैसे सपोज करो हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री बिल्कुल एंडिंग पर है, लास्ट पे है, तो एक आपको एंशिएंट हिस्ट्री की भी पूरे के पूरे नोट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, पूरी पीडीएफ आपको कॉन्सेप्चुअल पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेगी, सारे के सारे नोट्स मिलेंगे प्रिंटेड, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, बाईलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिलेंगे। किस प्रकार के प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे? इस प्रकार के आपको प्रिंटेड नोट्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अगर हम लोग इसमें बात करें कि हिस्ट्री शब्द का मतलब क्या है, तो आप देख सकते हैं द वर्ड हिस्ट्री एन इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी भाषा का शब्द हिस्ट्री, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, यानी कि हिस्ट्री यानी इतिहास नामक जो शब्द है, ठीक है, हिस्ट्री जो हम हिंदी में इतिहास कहते हैं, ये ग्रीक शब्द मतलब यूनानी भाषा के शब्द, ध्यान देना, यूनानी शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, हिस्टोरिया से लिया गया है। और हिस्टोरिया शब्द का मतलब होता है इंक्वायरी और नॉलेज, यानी कि ऐसा ज्ञान, ऐसी जांच करना, खोजबीन करना, पूछताछ करना, जो कि आपने पूछताछ से जो नॉलेज निकाली है। मतलब हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ है पूछताछ या जांच द्वारा प्राप्त ज्ञान। मतलब आपने इन्वेस्टिगेशन किया, कभी पत्थरों का इन्वेस्टिगेशन किया, मतलब इतिहास हम लोग पढ़ेंगे बस। ठीक है बेटा, एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का जो समय है वो भी आप लिख लीजिए, 2500 BC टू 750 या 700 कर लो, 700 AD, मतलब 2500 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी तक। मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन जो है वो 700 टू 1707। अब देखो मैंने बोला ना, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, आरोही है क्रम, तो ये सब कुछ आपका एडी या फिर ईसवी में होगा, एडी या फिर ईसवी में होगा। तो ध्यान रखिएगा 700 से 1707 ईस्वी, 700 से 1707 ईस्वी, 700 टू 1707, और 1000 साल की लगभग मध्यकालीन। और मॉडर्न हिस्ट्री है 1707 से 1947, मतलब 1707 टू 1947, 1707 से 1947। ठीक है, 1947। ये हमारे 3 के 3 इतिहास हैं। शुरुआत हम लोग जो मतलब आज से करेंगे, हम लोग करेंगे किससे? एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत से। ठीक है, प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन भारत से। प्रिंटेड नोट्स आपको तब पढ़ने हैं जबकि क्लास लेक्चर में जो कुछ भी आपको लिखवाया गया, जब आपका पूरा संपूर्ण हो जाए, एकदम कंप्लीट हो जाए, तब आपको प्रिंटेड नोट्स पढ़ने हैं। वीडियो अगर अटक भी रही है तो फिर जब आप बाद में इसको देखेंगे तो वीडियो पूरी तरीके से आपको मतलब समझ में आ जाएगी। चलो, तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में पहला चैप्टर है स्टोन एज। पाषाण काल, पाषाण युग। पाषाण काल, पाषाण युग का मतलब यह है कि वो काल जिस समय हमारे पूर्वजों ने, मतलब हमारे एंसेस्टर ने, जब सबसे पहले इतिहास में पत्थरों का इस्तेमाल शुरू किया। ठीक है, पत्थरों का इस्तेमाल शुरू किया, स्टोन एज। एक ऐसा चैप्टर जिससे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो कम से कम आपको मिलेगा। और जब ये पूरा लेक्चर पढ़ लोगे आपको तो समझ में आ जाएगा कि बहुत ही आसान सवाल आता है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पाषाण काल की शुरुआत होती है, लिख लेना, 20 लाख ईयर्स अगो, 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले, आज से 20 लाख साल पहले पाषाण युग की शुरुआत हुई है। ठीक है, आपके बैच में बेटे नोट्स मिलेंगे सारे। ठीक है, पाषाण युग की शुरुआत हुई है, स्टोन एज की शुरुआत हुई है आज से 20 लाख साल पहले। और पाषाण युग जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में। पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया है। पैलियोलिथिक पीरियड,
शुद्ध हिंदी में पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, पुरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड का मतलब है, आप लिख लीजिए, आज से 20 लाख साल पहले शुरू होता है, 20 lakhs ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो, यानी 20 लाख साल पहले से लेकर, 26 नहीं बेटा, 20 लाख साल पहले मेरे बच्चे, ये सब एनसीईआरटी के आंकड़े बेटे आपको लिखवा रहे हैं। 20 लाख साल पहले से लेकर आज से 12,000 साल पहले तक कौन सा काल है? पैलियोलिथिक पीरियड है। आओ इसके भी थोड़े सबूत देखते हैं, वरना आपको लगेगा कि सर हमने तो कहीं और पढ़ा था। यही तो बेटे क्या है, जब हम यूट्यूबर से पढ़ते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है, इसीलिए बोलते हैं ऐसे ऑनलाइन भी अगर पढ़ो तो टीचर से पढ़ो, जो टीचर रहे हैं, जो टीचर्स हैं। यूट्यूब पे तो कोई भी बेटा कुछ भी पढ़ा देगा, फिर हमारे एग्जाम में नंबर नहीं बनते। हमें सिर्फ वही लगता है कि जो अच्छा है वही सबसे बढ़िया है। देखो ध्यान से देखना, ऐसे मैं आपको सीधे एनसीईआरटी की ओर ले चलता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो पैलियोलिथिक पीरियड है, और यानी कि पूरा स्टोन एज की अगर हम बात करें तो पूरे स्टोन एज को लगभग 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पैलियोलिथिक की शुरुआत 2 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 2 मिलियन साल पहले शुरू होती है और 12,000 साल पहले तक। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, मतलब 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 2 मिलियन में आपके होगा 20 लाख, यानी कि 20 लाख। तो 20 लाख साल पहले, ठीक है, 20 लाख साल पहले इसकी शुरुआत होती है। इसलिए जो मैं आंकड़े लिखा दूंगा वही 100% है। आपने कहीं कुछ भी लिखा हो, काट कर इन आंकड़ों को लिख देना, जो कि मैं आपको लिखा रहा हूं यही 100% है, यही 100% है, इसके अलावा कुछ 100% नहीं है। ठीक है, अच्छा नहीं एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, वो तो मैं ही आपको मतलब सारा कुछ उसका पूरा जिस्ट कॉन्सेप्ट कंटेंट आपको सब कुछ मैं ही करा दूंगा, वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा पैलियोलिथिक, फिर है आपका मीसोलिथिक। मीसोलिथिक बोले तो मध्य पाषाण। मध्य पाषाण मतलब पाषाण का वो युग जो कि मध्य में आता है। 12,000 ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स अगो, 12,000 साल पहले से शुरू होता है और 10,000 साल तक, मतलब अगर हम देखें तो मीसोलिथिक जो पीरियड है वो 2,000 सालों का है, 2,000 ईयर्स का है। महेश बड़वाल में भी अगर दे रखा है तो बेटा रॉन्ग है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी से तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता। इसलिए मैं आपको फिर एक बार ये एनसीईआरटी दिखाया, और ये तो नई एनसीईआरटी बिल्कुल न्यू, ये एनसीईआरटी के बेटे साइट खुली हुई है ऑफिशियली, और उसी की ये किताब है। देखो पैलियोलिथिक जो है साफ साफ लिखा है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ अपने बच्चों के लिए। पहली क्लास है, मतलब एंशिएंट की, इसलिए आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। वैसे तो आपको मेरे ऊपर अंधविश्वास करना चाहिए। 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर अगो, ठीक है। तो पैलियोलिथिक जो मतलब समय आपका लगभग 20 लाख साल पहले शुरू होता है। चलो, अरे हमने एसएससी के कई, या जैसे मान लो कई सारे आयोग के बेटे क्वेश्चन रॉन्ग करवा दिए, केवीएस के क्वेश्चन रॉन्ग करवा दिए, यूपीएससी के भी बेटे क्वेश्चन रॉन्ग करवाए, तो ये कौन सी बड़ी बात है। और आखिरी है नियोलिथिक, नवपाषाण। ये बहुत सिंपल लिख लो, 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले। कितने साल पहले? 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले। तो पाषाण युग 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं ये? पैलियोलिथिक यानी पुरा पाषाण, मीसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण, नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण। 3 भागों में ये बटा हुआ है आपका। अब आप जरा यहाँ पे मतलब ध्यान से समझिएगा एक शब्द को, जैसे कि ये पैलियोलिथिक शब्द लिखा। अच्छा, और ये भी एक बात मतलब यहाँ पे लिख लो नोट बना के, 99% ह्यूमन हिस्ट्री, 99% मानव इतिहास पुरा पाषाण में ही बीता है।
99% ह्यूमन हिस्ट्री एग्जिस्ट इन पैलियोलिथिक पीरियड। नोट बना के लिख लें, यानी कि 99% मानव इतिहास पूरा पाषाण में ही बीता है। पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा बेटा, सब कुछ मिलेगा, चिंता मत। पूरा अगर ये पूरा बैच है, पूरा कंटेंट है, तो आपको सब कुछ मिलेगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। तो 99% मानव इतिहास पूरा पाषाण में बीता है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये बने, तो मैक्सिमम जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो कौन से स्टोन एज में? पैलियोलिथिक, पुरा पाषाण, मीजोलिथिक, मध्य पाषाण, नियोलिथिक, नव पाषाण। ठीक है, तो आपका आंसर होगा कि 99% मानव इतिहास जो है वो पैलियोलिथिक में बीता है। अब पहला शब्द आपके सामने कौन सा है? पैलियोलिथिक है। देखो अब इन शब्दों का मतलब हम समझते हैं। पैलियोलिथिक शब्द है, हमें अंग्रेजी से हिंदी समझ में आएगी। पैलियो, देखो जरा ध्यान से, एनसीईआरटी को समझते हुए। एनसीईआरटी जान है, मतलब एनसीईआरटी एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा सार है, जैसे ये समझ लो कि श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान का उपदेश जो अर्जुन को दिया गया, ठीक इसी प्रकार से एनसीईआरटी का उपदेश आप जैसे सफल विद्यार्थियों को मेरे द्वारा दिया जा रहा है। हालांकि मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, लेकिन बस केवल एक माध्यम हूं। तो जब भी कभी आपको डाउट कंफ्यूजन हो कॉन्सेप्ट को लेकर, तो ऑलवेज फॉलो विद द एनसीईआरटी, गो विद द एनसीईआरटी। आपको हमेशा एनसीईआरटी के साथ ही मतलब जाना है और कहीं नहीं जाना। देखो पत्थरों का इस्तेमाल हमारे पूर्वज इसलिए करते थे ताकि वो शिकार कर सकें, जमीन को खोद सकें। तो जमीन को खोदने के लिए और शिकार करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल होता था, क्योंकि शुरुआती जीवन काल में हमारे पूर्वजों की जो स्टेज रही है वो आपकी रही है हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज रही है। हंटिंग गैदरिंग मतलब घेरो एवं शिकार करो, ठीक है, घेरो एवं शिकार करो नामक मतलब बेटे स्टेज रही है। ठीक, देखो पैलियोलिथिक जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, आप देख सकते हैं ये ग्रीक भाषा का शब्द है, यही मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाना चाह रहा था। तो पैलियो एक तो ग्रीक वर्ड है, ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अगर किसी सब्जेक्ट का बेस क्लियर नहीं है, फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तो अक्सर 2-4 क्वेश्चन आपके हमेशा रॉन्ग होते रहेंगे। यूनानी भाषा का शब्द है, जिसमें पैलियो शब्द का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, और इसी से शब्द बना है पुराण। क्या बना है? पुराण। और लिथिक शब्द का मतलब होता है स्टोन, पत्थर। क्या मतलब होता है? पत्थर यानी पाषाण। तो क्या क्या नाम हो गया हिंदी में? पुरा पाषाण। पुरा का मतलब पुराण, पुराना, और पाषाण का मतलब यानी कि पत्थर, यानी वो पुरा पाषाण काल जिसमें हमने सबसे पहले पत्थरों का इस्तेमाल किया। ठीक है, हमने सबसे पहले पत्थरों का इस्तेमाल किया। एक तो ये हो गया। दूसरा आप यही समझे, यही समझे, कहीं नहीं जाना। मीजोलिथिक, मीजो शब्द का मतलब होता है मिडिल, मध्य, और वही लिथिक शब्द का मतलब होता है स्टोन, पत्थर, पाषाण, यानी कि मिडिल स्टोन एज। तो हम इसे ओल्ड स्टोन एज भी कह सकते हैं और ये मिडिल स्टोन एज। तो पैलियोलिथिक का एक और नाम है ओल्ड। एग्जाम में कितना भी घुमा फिरा के स्टोन एज हिंदी में क्या है? पुरा पाषाण या प्राचीन पाषाण काल। कितना भी घुमा फिरा के पूछ जाए, रॉन्ग नहीं आपका मतलब होना चाहिए। नहीं बेटा, जीएसटी ही है, एफएसटी नहीं है मेरे बच्चे। मैं गलत हो सकता हूं, मुंह से निकला हुआ शब्द नहीं। फादर ऑफ कैनाल्स इन इंडिया जीएसटी ग्यासुद्दीन तुगलकी है। ठीक है सर, आप मेरे फेवरेट टीचर हो। अरे वाह वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू मेरे बच्चे। नीरज, अगला शब्द क्या है? जितना अपने हाथों से लिख के नोट्स बनाओगे उतना ही किसी भी कैंडिडेट या स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाओगे। स्ट्रेटेजी भी मैं आपको पूरी बताऊंगा, एक मतलब वीडियो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के ऊपर भी आएगा कि कैसे हमें सभी सब्जेक्ट्स को टारगेट करना चाहिए। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इको हो, स्टैटिक जीके हो, सभी को कैसे हमें टारगेट करना चाहिए। नियो शब्द का मतलब होता है न्यू, नया या नव, और लिथिक शब्द का मतलब वही स्टोन, मतलब के पत्थर या पाषाण। तो नव पाषाण काल यानी कि न्यू स्टोन एज।
समझ गए? तीनों शब्द का मतलब मैंने आपको बता, इस स्लाइड के ऊपर स्टार बनाओ। जो बिल्कुल एकदम फ्रेश है, साइंस बैकग्राउंड से हैं, या मतलब सब सपोज करो कि बाद में शिफ्ट हुए हैं, कॉमर्स से हैं, ठीक है, उन्हें बिल्कुल हिस्ट्री का हा भी नहीं आता या कुछ नहीं आता, तो आप समझ लो कि आपके लिए ये क्लास ब्रह्मास्त्र रामबाण है। आप सबको बता दो कि भाई भयंकर धुआंधार क्लास चल रही है। बेसिक से अगर हिस्ट्री को पढ़ना और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो बिल्कुल बैच में आ जाए, है ना। तो देखो स्टोन एज एकदम पूरा आपका स्टोन एज को हमने समझा है। स्टोन एज में और भी क्वेश्चन आपके बनते, जैसे इस मैप को आप ध्यान से देखना, हम इस मैप को भी देखेंगे। स्टोन एज के कुछ क्वेश्चन आपके बहुत एक मैप से आते हैं। आपने इस एग्जाम में अगर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे, अरे ऊपर निकल गया मैप, ये एनसीईआरटी का मैप नहीं बल्कि ये एक क्वेश्चन है, कम से कम एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो आ रहा है, मतलब मैप। इसीलिए देखो पढ़ा हर कोई सकता है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना बहुत ही टेढ़ा काम है और उसके लिए तपस्या चाहिए, कई सालों का अनुभव चाहिए। अगर इस मैप पे देखें तो ये नाम आपने बहुत सुना होगा, भीमबेटका, है ना, भीमबेटका बहुत सुना होगा। तो ऐसे ही इसमें जैसे कोलदीवा पहले एग्जाम में नहीं आता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि मतलब बीपीएससी के लिए कैसे हिस्ट्री को पढ़े, अगर बीपीएससी के लिए अगर आप ये हिस्ट्री पढ़ ले तो तब भी मतलब आप के लिए काफी है। इसको भी हम आगे लेक्चर जो लेंगे इसे बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। अभी मैं आपके लिए कुछ विशेष बातें लेकर आया हूं। देखो जैसे किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। हु इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, हेरोडोटस, यानी ग्रीक यूनानी इतिहासकार। बल्कि इतिहासकार नहीं, ये रहे हैं फिलोसोफर, लिख लो, यूनानी फिलोसोफर रहे हैं, दर्शन शास्त्री रहे हैं। कौन रहे हैं, दर्शन शास्त्री रहे हैं हेरोडोटस। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, विच वर द अर्लीस्ट काइंड ऑफ कॉइन्स टू बी फाउंड, शुरुआती दौर में जो सबसे, हालांकि हमें एक एक करके देखेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं किस तरीके से हमें कुछ भी पढ़ना चाहिए। पंच मार्क्ड कॉइन्स, सबसे पहले किस प्रकार के सिक्के मिले हैं, तो आहत सिक्के मिले हैं। आहत सिक्कों का मतलब है कि 5 निशान वाले सिक्के मिले हैं। पंच का मतलब 5, 5, और मार्क्ड का मतलब होता है सिंबल, यानी कि प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, पंच मार्क्ड कॉइन्स, ऐसे सिक्के जिनपे 5 निशान है। ठीक, अच्छा जी। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक यानी सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा गया है इतिहास में, तो न्यूमिस्मेटिक कहा गया। आज भी जैसे आप लोग जो सिक्के इकट्ठे करते हो, इकट्ठे करके जो उनका अध्ययन करते हो, उसे हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टार बनाओ। यानी कि भारत में प्राग ऐतिहासिक काल की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो डॉक्टर प्रिमरोज को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, डॉक्टर प्रिमरोज को दिया जाता है। 1842 प्राग इतिहास का मतलब है कि बिल्कुल एग्जैक्ट इतिहास के जहां से सबूत मिलना शुरू हो उससे पहले का समय, जहां से मोटा मोटी आइडिया लगाते हैं कि लगभग इतिहास यहां से शुरू हुआ होगा। प्राग इतिहास और इतिहास का मतलब होता है जहां से हमें बिल्कुल पक्के पक्के सबूत मिले उसे हम इतिहास कहते हैं, और जिस दौर के पक्के पक्के सबूत नहीं मिलते उसे हम लोग मतलब कहते हैं प्री हिस्टोरिक, यानी कि प्राग इतिहास का काल। अच्छा, अब आप इसमें देखो, व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंस्क्राइब्ड लेटर नोन एज, उत्कीर्ण अक्षरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि जो अक्षर लिखे जाते हैं, सपोज करो कि कोई किसी पत्थर पे लिख दिए गए, किसी मेटल यानी कि धातु पे लिख दिए गए, किसी लकड़ी यानी कि वुड पे लिख दिए गए, जो उकेर के जो हम शब्द लिखते हैं, इतिहास में जो हमें अभिलेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, तो ऐसे अक्षरों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर आपके लिए क्वेश्चन फॉर्मेट में सेट किए। मैंने आज आपकी पहली क्लास है इसलिए बिल्कुल दिमाग में बैठाने के लिए। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट इज नोन एज, लिपि के विकास के अध्ययन को पुरालेखन कहते हैं। इसे इंग्लिश में याद कर लेना, पैलियोग्राफी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैसे कैसे धीरे धीरे लिपि का विकास हुआ है, या कोई भी स्क्रिप्ट धीरे धीरे यहां तक कैसे मतलब पहुंची है, ठीक, तो उसे हम पैलियोग्राफी कहते हैं। कई बार हिंदी में पुरालेखन की जगह सिर्फ पैलियोग्राफी लिखा हुआ आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, पैलियो का मतलब क्या बताया था, ओल्ड, पुराना, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्राफी का मतलब लेखन, जो कुछ लिखा हुआ आपको मतलब लिखा हो, ठीक।
नहीं, ये पूरी पीपीटी पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी, आपको इसे लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। वेयर इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ द वर्ड भारत? भाई भारत शब्द हमें सबसे पहली बार कहाँ लिखा हुआ मिला? तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख पर मिला है। और हाथी गुम्फा खारवेल नामक राजा के द्वारा बनवाया गया था मौर्य काल के समय में। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कौन से स्टेट, कौन से राज्य में है? तो ये उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा राज्य में है अभिलेख। हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया? प्राचीन भारत का पहला काल अनुक्रमिक इतिहास किसने तैयार किया? तो विंसेंट स्मिथ। पूरा नाम लिख लीजिए, विंसेंट स्मिथ। क्या नाम था? विंसेंट स्मिथ। तो विंसेंट स्मिथ नामक एक आपके इतिहासकार हुए, इन्होंने इंडिया के इतिहास का ऑर्डर सेट किया है, जैसे कि कहाँ से आपका शुरू होता है स्टोन एज, कहाँ से आपका शुरू होता है एंशिएंट इंडिया, कहाँ से आपका शुरू होता है मिडाइवल यानी मध्यकालीन, कहाँ से शुरू होता है मॉडर्न या आधुनिक। तो इसके ऑर्डर को सेट करने वाले कौन थे? वो थे आपके विंसेंट स्मिथ। और आपने सुना भी होगा कि विंसेंट स्मिथ ने ही कहा है समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन वही है। ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम बाद में। हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? ब्राह्मी लिपि को सबसे पहली बार किसने पढ़ा? ब्राह्मी स्क्रिप्ट याद करो, किसकी स्क्रिप्ट थी, किसकी लिपि थी? अशोक की, सम्राट अशोक की। तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा। किस साल पढ़ा? तो 1837 में पढ़ा। मतलब जेम्स प्रिंसिप बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड और इन इंडियन हिस्ट्री हु डेसिफर्ड ब्राह्मी स्क्रिप्ट और अशोका हिस्ट्री, यानी ब्राह्मी लिपि को सबसे पहली बार पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसिप नामक अंग्रेज अधिकारी था। हु इज कंसिडर्ड एज द कंपोजर ऑफ द ओल्डेस्ट एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया द वेदास? अब देखो, वेदों के रचनाकार, रचयिता किसे कहा गया है? तो महर्षि वेदव्यास। ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, वैसे आप यहाँ इसे याद कर लो। वैदिक पीरियड, वेदों का जो चैप्टर है, वैदिक काल का जो चैप्टर है, वो आपको एकदम अलग से भी हम पढ़ाएंगे पूरा का पूरा। हु इज द ओल्डेस्ट किंग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एंशिएंट बिलीफ? तो वैश्ववत मनु, सबसे पुराने राजा मनु माने गए, जो कि वैदिक काल में है। और इन्हें लॉ गिवर किंग कहा गया है, कानून की शुरुआत या कानून देने वाले राजा, कानून देने वाले। मतलब पूरे विश्व में कानून की सबसे पहले शुरुआत किसने की? तो राजा मनु ने की। इसीलिए एक शब्द आपको मनु स्मृति भी मिलता होगा, मनु स्मृति भी या मनु लिपि भी आपने मतलब सुना होगा। इसको भी हम मतलब आगे चल के पढ़ेंगे, मनु स्मृति को भी, जो संस्कृत में मतलब लिखा गया। हाउ इज खरोष्टी स्क्रिप्ट रिटन? खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ खरोष्टी लिपि को लिखा या पढ़ा जाता था। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि राइट टू लेफ्ट भी लिखी जाती थी और लेफ्ट टू राइट भी मतलब लिखी जाती थी। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखो आप कंटेंट क्लियर करते हो, कॉन्सेप्ट को तैयार करते हो, तभी आपका बेटे उद्धार हो पाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, ये मैं आपको मतलब बता देता हूं। नेक्स्ट क्लास में, जैसे ये तो मैंने अभी आपको थोड़ा एक ऑर्डर में बताया, स्टोन एज क्या होता है, एडी बीसी ये सब क्या होते हैं। नेक्स्ट स्टेज में हम लोग जो करेंगे, इस मैप को जरा ध्यान से देखो, हम लोग इस मैप में जो आपको दिखाई दे रहा है इन सबको करेंगे ना। स्टोन एज को जैसे मैंने आपको बताया 3 भागों में बटा हुआ है। अब हम ये देखेंगे जैसे कि पैलियोलिथिक पुरा पाषाण के कौन कौन से स्थल मिले हैं, मीजोलिथिक नव पाषाण के कौन कौन से स्थल मिले हैं। ठीक है, नियोलिथिक मध्य पाषाण के कौन कौन से स्थल मिले हैं, मीजोलिथिक के, नियोलिथिक के। खेती की शुरुआत कब से हुई है, पहली फसलें कौन सी थी, पहली धातु कौन सी थी, दूसरी मेटल कौन सी हम लोगों ने इस्तेमाल की, कब से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई है, पशुपालन की शुरुआत कब से मतलब हुई है। जब इतना कुछ आप मतलब कर लोगे तब आपका 1 से 2 क्वेश्चन कहीं जाके एग्जाम में सेट हो पाएगा। ठीक, 1 से 2 क्वेश्चन, ये मेरा आपसे मतलब दावा है, वादा है। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास इतना आसान विषय नहीं है, लेकिन मेरा वादा है मैं इसे बहुत आपके लिए आसान बना दूंगा। बस जो जो मैं बताता जाऊँ वो लिखते जाओ, और जो क्लास नोट, जो लेक्चर में जो मैंने आपको लिखा है, सपोज करो आपने वो लिख लिया, अब उसके लिए आप रीड करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। वो प्रिंटेड नोट्स जो मैंने आपके कोई सब्जेक्ट एंड होने के बाद आप तक अपलोड किए हैं, तब जाके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ और सीधे एग्जाम में चले जाओ। मतलब एग्जाम निकालने के 3 मंत्र हैं, लिख लो, 3 मंत्र हैं।
4 किताबों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही अच्छे कंटेंट को 4 बार पढ़ लें। पहला मंत्र है लेक्चर्स। टीचर जो भी आपको लेक्चर्स दे रहा है, क्लास लेक्चर्स, उसकी नोट्स मेकिंग अपने हाथों से करें, पीपीटी पीडीएफ से नहीं बेटा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को देख देख के करें, ठीक है। आपको थोड़ा सुनने में अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर आप ये काम करेंगे तो आप मुझे जिंदगी भर याद रखेंगे। दूसरा आपको मतलब काम करना है, जो प्रिंटेड नोट्स जो आप तक जो पहुंचाए गए हैं, प्रिंटेड नोट्स कम से कम एक बार आप उसे अवश्य पढ़ें। वंस एक बार अपनी आंखों के सामने से उसे अवश्य निकाल दें। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स MCQ, ठीक है। अपने एग्जाम के हिसाब से प्रीवियस ईयर MCQ कम से कम 2 बार सॉल्व करें। चाहे बेशक आपको वो आता हो पेपर, आपने बोल दिया भाई मैंने तो ये पेपर सॉल्व कर लिया, हर क्वेश्चन को कम से कम 2 बार सॉल्व करें। एक बार जब आप ये सब पढ़ रहे हो तब, और एक बार एग्जाम से पहले। अगर आपने इतना काम कर डाला तो समझ लो एग्जाम में आप सभी के नंबर झिंगा लाला, कोई भी आपके अच्छे नंबर रोक नहीं सकता। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आशा है, उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छी इस तरीके से समझ में आई होगी। अभी तो खैर आज को ज़्यादा समझा नहीं, बस मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं। एडी और बीसी में डिफरेंस क्या है, यानी कि अंतर क्या है। फिर मैंने पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक को बताया, ठीक है। और ग्रिगोरियन कैलेंडर मैंने आपको मतलब समझाया, और प्लस मैंने आपको हिस्ट्री कैसे बटी है और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे मतलब पूछे जाते हैं वो भी मैं आपके लिए आज 1 लाइनर में लेकर आया था। ये सब कुछ पीपीटी पीडीएफ आप तक अपलोड कर दी जाएगी। अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, और मतलब ठीक अपने अपने साथ ईमानदारी से आप पढ़ें। यस, और आपको मैं क्लास, ये जो इस प्रकार के नोट्स हैं, लेक्चर हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको मिलेंगे, ठीक है। प्लस आपको इसके साथ साथ प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, और प्रैक्टिस MCQ भी मेरे द्वारा आपको मतलब दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ, बाकी आप अपने आप ही समझ जाओगे, बच्चा ठीक कह रहा है कि जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया वो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। लगातार हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी, इसके लिए आप हमारे साथ अटैच रहिए, जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस।